न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। निजी स्वार्थ के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जनता के कल्याण की बजाय खुद की तिजोरी भरने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर अब आवाज उठने लगी है और उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंच चुकी है। देखिए रिपोर्ट। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी की राशि को जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क आदि के विकास पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर इस पैसे से जिले का विकास होना है। इस राशि से जिले में हजारों योजनाएं स्वीकृत की गई और उनका काम भी चल रहा है, लेकिन योजनाओं के चयन से लेकर निविदा निकालने और कार्य के आवंटन तक में भ्रष्टाचार चरम पर है। नियम कानून ताक पर रखकर मन मुताबिक विभाग के जरिए निविदा निकाली जा रही है और फिर चहेते लोगों को काम देने के लिए मैनेज किया जा रहा है। सिस्टम के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल सभी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कोई कार्रवाई होने के बजाय सिलसिला बदस्तूर जारी है। झारखंड राज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश प्रसाद ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए पश्चिमी सिंहभूम में व्यापक पैमाने पर विकास की राशि की लूट पर अंकुश लगाने और भ्रष्ट पदाधिकारियों की चल और अचल संपत्ति की जांच केंद्रीय एजेंसी के जरिए कराने की मांग की है। उनका कहना है कि योजनाबद्ध तरीके से उच्च पदाधिकारियों द्वारा फर्जी निविदा के माध्यम से सरकारी राशि की निकासी की जा रही है और आपस में बंदरबाट किया जा रहा है। नहीं, काम करने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। वहाँ पर है जो डीएमएफटी का फंड है उसका दुरुपयोग हो रहा है और एजेंसी चयन में भी काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। ये बड़ी ही चिंता की बात है। इसकी जांच के लिए हमने केंद्रीय एजेंसी से मांग किया हूँ और जो जिले में बैठे जो पदाधिकारी हैं उनका चल और अचल संपत्ति की जांच की मांग मैंने राज्यपाल से और माननीय मुख्यमंत्री से भी किया है। और साथ ही राज्य के जो विभागीय जो सचिव होते हैं, प्रधान सचिव हो या सचिव होते हैं, जैसे वित्त विभाग, कार्मिक विभाग एवं मुख्य सचिव को भी मैंने इस संबंध में लिखित शिकायत किया। जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी मुखर होकर बोल रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा के पूर्व विधायकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं। 24 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर डीएमएफटी मद की योजनाओं के कार्यान्वयन और एजेंसी चयन में हो रही मनमानी, पक्षपात और कमीशन खोरी पर अंकुश लगाने की मांग की है। जिला में डीएमएफटी एक बहुत बड़ा सहारा है जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि जिला में इससे जो है कि विकास का काम होगा, धरातल पर विकास का काम होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन बड़ा खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिला में डीएमएफटी का जो आज का स्थिति है ये कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया है और इसमें बिल्कुल अफसरशाही हावी है। ये लोग मनमाने तरीके से योजनाओं का चयन करते हैं, मनमाने तरीके से मतलब अपने मन मुताबिक एजेंसी को मतलब कार्य आवंटित करते हैं और कमीशन खोरी मतलब इतना मतलब बेहिसाब कमीशन खोरी है कि इसके कारण कार्य की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, मतलब उसके कार्य पर इसका बिल्कुल प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और इससे जो भी चीज़ यहाँ हो रहा है
तो उससे सरकार की भी कहीं ना कहीं बदनामी, क्योंकि गलती तो अफसर लोग कर रहे हैं, पदाधिकारी जो है भ्रष्ट पदाधिकारी गलती वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार पर भी उसका एक ये पड़ता है, सरकार की बदनामी हो रही है। तो मैंने इन सारे मतलब जो भी गड़बड़ी हो रही है इन सारे चीज़ों को लेकर के मैंने एक लिखित रूप में कल हम गए थे, रांची गए थे विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कल हम भेंट किए हैं और उसको लिखित रूप में हमने सारे चीज़ों से अवगत कराया है, ताकि इन चीज़ों पर अंकुश लगे और काम धरातल पर सही तरीके से हो, नियम पूर्वक हो और कहीं से भी सरकार की बदनामी ना हो। ये हमारा सोच है। कहा जाता है कि भारत गांव का देश है। यहाँ के 70% लोग कृषि कार्य पर निर्भर है, लेकिन खेती बाड़ी धीरे धीरे घाटे का सौदा होते जा रहा है। किसानों को परिवार पालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आदिवासी समुदाय के कुछ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की पहल से उम्मीद की किरण दिखी है। देखिए रिपोर्ट। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जनजातीय समुदाय के ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। कुछ अच्छे पदों पर कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि बाकी अभी भी अलग अलग जगहों पर देश की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों ने झारखंड को कृषि के क्षेत्र में एक बार फिर से स्थापित करने का सपना देखा है और अब उस पर अमल भी कर रहे हैं। सबने मिलकर कुल्हान एग्रीकल्चर फर्म शुरू किया है, जहां समेकित कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके लिए लीज पर 7 एकड़ जमीन भी ली गई है। इनकी कोशिश है कि उनके छोटे से प्रयास से गांव की सूरत बदले। सेवानिवृत्त होने के बाद वह गांव को कुछ दे सके और उनसे प्रेरणा लेकर बेरोजगार युवा पीढ़ी परंपरागत कृषि से आधुनिक तरीके से जुड़े और आर्थिक रूप से मजबूत बने। भाभा रिसर्च सेंटर से सेवानिवृत्त हो चुके वाल्केश्वर सिंह को बताते हैं कि पलायन एक बड़ी समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया ताकि कम से कम 15 लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। साथ ही इससे प्रेरित होकर बाकी लोग भी अपनी परंपरा की ओर लौटें और घर में रहकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। एक सोचा, प्लान किए कि कुछ ऐसा ज़मीन इकट्ठा लेकर के कुछ ऐसा कंक्रीट काम किया जाए कि यहाँ देखा जा रहा है कि पलायन बहुत ज़ोर से हो रहा है। कम से कम हम जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाएंगे, चलाने के बाद इसको सुचारू रूप से चला पाएंगे, तो यहाँ से 10-15 लोगों का या फैमिली का एक रोज़गार का अवसर देना था, जो कि ये शायद ये पे बैक टू सोसाइटी की बात करेंगे। थोड़ा देर हमारा मेहनत से, हमारा पैसा से या हमारा जो हमने सोचा था उससे 10-15 फैमिली अगर मान लिया उसका गुजारा बसरा चलेगा, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग का एम था। और दूसरा एम ये भी था कि हमसे लोग सीखे कि रिटायरमेंट के बाद इतना सारा झारखंड में ज़मीनें हैं, खाली पड़ा हुआ है, लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको देख करके लोग सीखे कि इस तरह वो लोग ग्रुप बनाएं और ग्रुप बनाने के बाद वो लोग भी इस तरह का फॉर्म चलाएं ताकि यहाँ से लोगों का पलायन ज़्यादा तो नहीं, कम से कम कुछ हद तक तो रोका जा सकता है। हमारा एक यही बहुत बड़ा ड्रीम था और इस ड्रीम को लेकर के भी हम लोग ये प्रोजेक्ट कम से कम 7 एकड़ ज़मीन पे हम लोग ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं और ये तो शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों के बाद ये हम लोग बहुत अच्छा करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं और ये जितना जल्दी हो सके। कुल्हान एग्रीकल्चर फार्म में खेती के साथ मछली पालन, मुर्गी और बतख पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन सहित कई अन्य तरह के काम किए जा रहे हैं। इस फार्म को 10 लोग मिलकर संचालित कर रहे हैं, जिसमें 3 व्यक्ति सेवानिवृत्त है और बाकी अभी भी अलग अलग जगहों पर सरकारी सेवा में हैं। इस फार्म को शुरू करने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली में कार्यरत गंगाराम गागराई की अहम भूमिका रही है। वह कहते हैं कि 5 से 6 सालों से वह इसके बारे में सोच रहे थे, झारखंड का विकास कैसे हो और इसे कृषि के हब के रूप में कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए निरंतर सोचते रहते थे। झारखंड को रॉ मटेरियल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह कृषि के लिए जाना जाएगा। इसे मूर्त रूप देने के लिए हमने प्रयास शुरू किया है। बाकी लोग जुड़ेंगे तो स्थिति और बेहतर होगी। विगत जो लगभग हम लोग
5-6 सालों से हम लोग सोच रहे थे कि चूँकि हम लोग सर्विस कर रहे हैं तो अपने झारखंड को किस प्रकार एक डेवलपमेंट के सीनरी में लाया जाए, और इसी का ही उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने कुछ चाईबासा में कुछ ज़मीनों का खोजबीन चालू किया कि एक कृषि को एक हब की तरह डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि झारखंड को अभी तक एक रॉ मटेरियल या मिनरल्स की तरह देखा गया है। और हमारा उद्देश्य है कि अब जो झारखंड का एक नई 31st सेंचुरी में एटलीस्ट है कि एग्रो बेस्ड में और एग्रीकल्चर बेस्ड को कैसे बढ़ावा जाए और कैसे काम किया जाए एक आधुनिक तरीक़ा से, और लोगों के साथ मिल के जो एक आदिवासी का एक बड़ी पहचान है कि सामूहिकता को हम लोग किस प्रकार खेती के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ें। कुछ लोग काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद कुछ लोग हमारे एक समूह कहा जाए उसमें सम्मिलित होना शुरू कर दिए। उसमें हमने कुछ जो सेवानिवृत्त अधिकारी जो है उसमें उन लोगों को हम लोगों ने बताया, जो हम लोग आदिवासी की बात करते हैं, जल जमीन जंगल की बातें करते हैं, जिससे हमारा एक अनैसर संबंध है और जिससे आदिवासी कम्युनिटी हमेशा जिंदा रहा है। साथ में दुनिया को ये भी बताया है कि यदि आप कृषि के साथ जल जमीन जंगल के साथ रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और विकास का जो मॉडल है हम उनको भी नई स्वरूप हम लोग दे सकते हैं। तब हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि एक नौजवान 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने के लिए गुजरात चला जाता है, और मुझे लगता है कि 5 से 10 हज़ार अपनी परिवार को देखते हुए वो आसपास के एरिया में बहुत निम्नतम आवश्यकताओं में अपने जीवन को चला सकता है, अपने जीवन को खुशहाल रख सकता है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए अप्रत्याशित ढंग से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके कारण देश की जनता परेशान है। केंद्र सरकार को तत्काल कीमत कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। यदि केंद्र सरकार मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेती है तो युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनावों को डर से पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार कमी की थी, आज जैसे ही 5 राज्यों की चुनाव खत्म हुए, उनके रिजल्ट घोषित हुए, लगातार प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। रसोई गैस के दामों में 50 से 60 रुपये की बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 2 से 3 दिनों में लगभग 2.5 रुपये की बढ़ोतरी कर ली है। और इनके तानाशाही रवैये से पूरे देश की आम जनता त्रस्त है और युवा कांग्रेस आम जनता की आवाज़ को उठाते रहेगी और आम जनता जब भी परेशान होगी, युवा कांग्रेस पूरे देश की जनता के साथ खड़ी है और इस तानाशाही सरकार के विरोध में जमकर आवाज़ उठाते रहेगी। अगर ये गूंगी बहरी सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती है तो इसके लिए हम दूसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए भी तैयार है। इस युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के निर्देश अनुसार विरोध प्रदर्शन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक पश्चिमी सिंहभूम जिले के उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी की अध्यक्षता में समाहरण नाले सभागार में हुई। बैठक में बेसलाइन सर्वे 2012 अंतर्गत
जियो टैगिंग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, शौचालय का लंबित जियो टैगिंग, ODF प्लस सर्वे और फेज 2 अंतर्गत चिन्हित लाभुकों के शौचालयों का जियो टैगिंग सहित अन्य बिंदुओं पर प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने NOLB और बेसलाइन 12 के अंतर्गत निर्मित शौचालयों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देश दिया कि 10 दिनों के अंदर सभी लंबित प्रमाण पत्रों को समायोजित और NBL अंतर्गत निर्मित शौचालयों के सापेक्ष में उपलब्ध कराए गए राशि उपयोग के उपरांत शेष राशि को IEC मद में खर्च कर उसका विपत्र कार्यालय में जमा करें। ऑल इंडिया DSO कोल्हान विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग कमेटी की ओर से सभी विभागों में शिक्षकों की बहाली और सत्र विलंब समस्या को लेकर अविलंब समाधान कराने के लिए कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे ज्ञापन में छात्रों ने कहा है कि विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई चल रही थी, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना के 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की बहाली पूर्ण नहीं हो सकी है। शिक्षकों की बहाली और विलंब सत्र को लेकर ऑल इंडिया DSO PG विभाग कमेटी के सदस्य सत्येन कुमार महतो, मिहिर कुमार, सौरभ गुप्ता, संजय मुंडारी, सत्यप्रकाश महंता, सागुन हासदा, युवराज सिंह ने मांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। माहुरी वैश्य मंडल चाईबासा की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मां मथुरासिनी महोत्सव का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। माहुरी भवन चाईबासा में महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ आज हुआ, जिसमें बच्चों, महिलाओं और समाज के लोगों ने पूजा अर्चना करते हुए हर घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। महोत्सव को लेकर 27 मार्च को भक्तों के लिए भंडारा और मां की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने शुक्रवार को संसद में बेरोजगारी और महंगाई का दंश झेल रहे लोगों की समस्याओं को उठाया तथा कहा कि सरकार न्यूनतम जीवन यापन गारंटी योजना लाकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य करे। श्रीमती गीता कोड़ा। महोदय, पिछले 2 वर्षों से देश कोविड जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के साथ ही कमरतोड़ महंगाई और लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। देश में लगातार शिक्षित, प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, जिसमें देश के नौजवानों ने ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MCA, MBA ग्रेजुएट जैसी डिग्रियां आज लेकर भी नौजवान सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं। उनके माँ बाप ने ना जाने कितना कर्ज लेकर ज़मीनें बंधक देकर उनको पढ़ाई लिखाई कराई, और आज बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लोग आर्थिक तंगी की वजह से मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके कारण लगातार लोग लगातार आत्महत्या करने को मजबूर हैं, और ये दिनों दिन ये संख्या भी बढ़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि देश भर के श्रम नियोजन निबंधन केंद्रों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 करोड़ 30 लाख से भी अधिक लोगों ने निबंधन कराया है, परंतु केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्य योजना दिखाई नहीं दे रही है जो इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सरकार क्या न्यूनतम जीवन यापन गारंटी योजना लाकर इन बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी? अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।